जय हिंद। सभी को नमस्कार। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था भारत का भौतिक प्रदेश। हेडिंग लगाओ सारे। भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना भाई। देखो, भारत के भौतिक प्रदेश को मैंने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। कितने भागों में? इसमें नंबर 1 पर हमने पढ़ा हिमालय, नंबर 2 पर हमने पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान, और नंबर 3 पर प्रायद्वीप का पठार। कौन सा पठार पढ़ा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जरा ध्यान से इस बात को सुनना आप। ये हमारा दक्षिणी भारत है। इस प्रकार से आपको एक बात याद होगी, इधर है अरब सागर, है ना? बताया था मैंने। इधर अरब सागर है तो इधर क्या है भाई? बंगाल की। वेरी गुड। और दक्षिण में जो है वो है हिंद महासागर। यानी इधर भी जल भरा हुआ है, इधर भी जल भरा हुआ है, इधर भी जल भरा हुआ है। इस क्षेत्र के 3 ओर जल भरा होता है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप का पठार। तो बताओ, 3 ओर जल है या नहीं इस क्षेत्र के? 1 2 3, 3 और जल है तो इतना भाग जो है वो क्या है? प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप के पठार की बात की जाए तो इसकी आकृति कैसी है? ये मैंने सारी बातें करवा दी थी ना आपको। फिर मैंने इसको 2 भागों में विभाजित किया। मैंने आपको ये बात बताई कि भारत के अंदर दो नदियां, इसमें एक नदी का नाम है ताप्ती और एक नदी का नाम है नर्मदा। ये इस भाग को 2 भाग में विभाजित कर देती है। कितने भाग में बांट देती है? 2 भाग में, जिसमें एक भाग का जो नाम है वो हो जाएगा और दूसरे भाग का नाम है वो अलग हो जाएगा। ऊपर वाले जो भाग का नाम होगा उसे क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि। और दक्षिणी जो भाग है उसका नाम हो जाएगा दक्कन का पठार। अच्छा, ये जो 2 नदियां ये किससे गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर। और ये भ्रंश घाटी ही इसको 2 भागों में बांटती है। भ्रंश घाटी क्या होती है सुनो, मैंने कल भी बताई थी। जैसे यहां एक ये पर्वतमाला हो गई, ठीक है। एक पर्वतमाला जो है वो यहां हो गई, या एक जो पहाड़ियों की श्रृंखला वो इधर मिल गई। अब क्या होता है, इनके बीच में से क्या बह रही है? नदी। इसे बोलते हैं कि ये नदी जो है वो किससे प्रवाहित हो रही है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब इधर भी पहाड़ी हो और इधर भी पर्वत हो या पहाड़ी हो, उसके बीच में से अगर जो नदी बहती है तो उसे क्या बोलते हैं? वो नदी कहां से बह रही है? भ्रंश घाटी से। तो भारत में 2 नदियां भ्रंश घाटी बनाती है, महत्वपूर्ण है, नर्मदा और ताप्ती। ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो भ्रंश घाटी का मतलब इधर भी पर्वत होते हैं, इधर भी, और उसके बीच में से ये गुजरती है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हमें क्या पढ़ना है? हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो आप हेडिंग लगाओ नंबर 1 पे। ये सारा लिखाया हुआ था कल, मैंने थोड़ा रिवीजन किया कि आपको याद हो जाए।
अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे पॉइंट वो पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। और मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सारे बोल दो नाम फटाफट जिसको याद है। अरावली पढ़नी है, इसके अंदर हम मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मेघालय का पठार। तो इतनी चीजें जो है वो हमें कहां पढ़नी है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसे पढ़ेंगे, अरावली को। और अरावली जो है वो प्रायद्वीप में किसका हिस्सा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का, मध्यवर्ती उच्च भूमि का। हाँ जी बोलिए, आपने इतनी बात लिख ली सभी ने, जल्दी करो नहीं लिखी तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको, अरावली को। तो नंबर एक, अरावली पर्वत माला। देखो किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला फैली है वो जरा बात देखते हैं। ये अपना भारत, ठीक है। भारत में यहां एक द्वीप है, इधर की ओर, इधर की ओर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है मिनिकोय द्वीप। क्या नाम है, मिनिकाय या मिनी कोय द्वीप। एक बात याद रखना, द्वीप वो भाग होता है जिस भाग के चारों ओर क्या भरा हो, पानी या जल। जिस भाग के चारों ओर जल होता है उसे तो बोलते हैं द्वीप। अगर जिस भाग के तीन ओर जल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। भारत प्रायद्वीप है या द्वीप ही है, प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप में आता है। और द्वीप वो होगा जिसके चारों ओर क्या भरा होगा, पानी यानी जल भरा होगा। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इधर एक सागर है, इधर की ओर एक सागर है, यहां इस प्रकार से यहां पानी भरा हुआ पूरा यहां तक। अच्छा ये जो सागर है इसका नाम क्या है, अरब सागर। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां से इस प्रकार से होते हुए एक पर्वतमाला निकलती है, और वो पर्वतमाला अरब सागर से होते हुए आ जाती है यहां तक। ये देखिए, ये पर्वत जो माला आपको दिख रही है इस प्रकार से, ये पर्वतमाला जो है इसका नाम है अरावली। तो अरावली पर्वतमाला मूलतः कहां से शुरू होती है, मूलतः, तो मूलतः जड़े जो है वो मिनी कोय से शुरू हो जाती है। अरावली मूलतः कहां से शुरू होती है, मिनी कोय से।
अच्छा, हमने जहां से जन्म लिया वो हमारी माँ, तो अरावली की माता कौन हुई? क्योंकि अरावली ने जन्म यहीं से लिया है ना, तो ये हो गई अरावली की माता। अगर आपसे प्रश्न पूछे अरावली की माता किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे अरावली की माता मिनिकोय। अच्छा, अरावली मिनिकोय के बाद चली गई कहां? अरब सागर में। कहां चली गई बोलो? अरब सागर में। अब देखो, अरब सागर में जैसे ही गई, अरब सागर को बोल दिया पापा, तो ये अरावली का पिता है। अरावली का पिता का नाम बताओ आप। अरावली का पिता कौन है? तो आप बताओगे अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। कहने का मतलब ये है कि देखो, हम संस्कार पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं कि जो माता होती है वो शिशु को अक्षर का ज्ञान करवाती है। तो शिशु की पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। फिर माँ ही कहे कि ओ पापू है, ओ काकू है, ओ चाचू, ओ ताऊ है, वो दादू है, वो भाई है, ताई, बहन, जो भी एक्स वाई जेड, वो समझाती है। समझाती है नहीं समझाती? तो मिनी को बोली कि ये पापा है तेरे। तो अब अरावली इसको पापा कहने लगी। तो याद रखना, क्योंकि अरावली मिनी कोय के बाद किससे मिलती है? अरब सागर से। तो अरावली की माता मिनी कोय और पिता। अच्छा चलो बताओ, शिशु की प्रथम पाठशाला किसे मानते हैं? परिवार। पाठशाला पूछ रहा हूं मैं, शिशु अध्यापक नहीं पूछ रहा हूं। सुनो भाई, अब अब ये पर्वतमाला जो है वो यहां इधर समाप्त हो जाएगी, यहां। और अगर रियल रूप में देखा जाए तो अरावली जो पर्वतमाला है वो मुख्य भूमि तो यहीं से शुरू हुई है उसकी। अरे यहीं से हुई है ना। उससे पहले तो वो जल में थी और हमें नहीं दिखी। दिखी है क्या कभी? तो हमें जो दिखती है वो तो यहां से दिखती है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही दिखती है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां से शुरू कैसे होती है अरावली। तो जो अरावली है इसका निर्माण, पहले ये निर्माण देखते हैं हम, प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। प्री कैम्ब्रियन ये एक ऐसा काल था जहां पर दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत जो है वह उत्पन्न हुए थे। जिसमें हम बात करें, एक पर्वत था अपलेशियन और एक पर्वत अरावली। इसीलिए आप एक बात ये भी याद रखोगे कि ये जो अरावली है यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। अच्छा बताओ, अरावली का निर्माण किस काल में हुआ? प्राचीन पर्वतमाला है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना। यहां से जो मैं आपको बात बता रहा हूं, तो इसका प्रश्न ये आ सकता है कि जो अरावली है वह मुख्य भूमि या स्थलीय भाग में कहां से शुरू होती है और किस प्रकार से है। तो अरावली की बात की जाए स्थलीय भाग की, शुरू कहां से होती है और इस अरावली की पहाड़ियों का अंत कहां तक होता है। तो बताया जाता है कि यहां स्थान है पालनपुर। कौन सा? पालनपुर कहां है? गुजरात। तो यहां से ये पर्वतमाला मुख्य भूमि से शुरू होती है और यहां से शुरू होने के बाद, यहां से शुरू होने के बाद कहां जाती है? दिल्ली। दिल्ली में पहाड़ियां हैं रायसीन। दिल्ली पर इसका क्या हो जाता है? समापन। दिल्ली पर जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त। अच्छा, अभी मैं आपको बताया कि इस प्रकार से दिल्ली के अंदर पहाड़ियां बनी हैं और दिल्ली में जो पहाड़ियां बनी हुई है उन पहाड़ियों का नाम क्या है? रायसीन पहाड़ियां। अच्छा, रायसीन पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी पर बना हुआ एक प्यारा सा भवन,
और इस भवन का नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन, यानी राष्ट्रपति का घर। प्रेसिडेंट का जो हाउस बना है वो यहीं बना है। ये देखो इतना अच्छा दरवाजा है इसका। ये लो भाई, ये लो। तो ये बना है राष्ट्रपति भवन है। तेरे लगने से क्या होता है मंदिर? अगर मैं ऐसे बनाता तो ये बनता मंदिर, बनाऊंगा। हाँ भाई, लिखा सभी ने? अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अरावली का उद्गम हुआ है मिनिकोय से, इसलिए अरावली की माता हो गई। अरावली का पिता अरब सागर है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में होता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली मुख्य भूमि यानी स्थलीय भाग से शुरू होती है पालनपुर से, और अंत का होता है रायसीन की पहाड़ियां। और ये जो रायसीन की पहाड़ियां हैं, इनके ऊपर कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो घर बना है, राष्ट्रपति का जो भवन बना है, वो इसी रायसीन की पहाड़ियों पर बना हुआ है। अच्छा, अब एक बात सुनो आप ध्यान से, इसके प्रश्न क्या क्या बनेंगे। देखो, पहली बात, ये जो भवन है राष्ट्रपति, ये है कहाँ? तो दिल्ली, क्योंकि रायसीन की पहाड़ियों का समापन कहाँ होता है? दिल्ली। तो ये दिल्ली में बना है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इसका ओल्ड नाम क्या था, यानी पुराना नाम क्या था? आज तो इसका नाम राष्ट्रपति भवन है, इसका पुराना नाम क्या था? तो वायस राय भवन। वायस राय भवन। अच्छा, अब एक प्रश्न इसके बाद ये बनेगा कि इसका नक्शा किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड, लॉर्ड का नाम ऐसे लिख लो आप, एडविन लेडसियर। इसमें रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रहने वाले प्रथम व्यक्ति जो है, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। ये गवर्नर जनरल थे भारत के। क्या थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ठीक है। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल जो है, रहने वाले प्रथम व्यक्ति। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बता दीजिएगा आप। तो आप कहोगे सर उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड इरविन। क्लियर? राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? राष्ट्रपति का एक तो आप याद करोगे अनुच्छेद, और एक याद करोगे भाग। तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, और 52 को में से 5 नीचे उतार दो, और भाग 5। इसके बाद याद आपको ये रखनी है नोट, ये गवर्नर जनरल जो लॉर्ड इरविन हुए थे, ये पहले नहीं थे। प्रश्न ऐसे आ सकता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एक तो ये प्रश्न। दूसरा,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी देश आजाद हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल कौन थे? एक ये प्रश्न आ सकता है। तो याद रखना भाई, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। और स्वतंत्र भारत के थे लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम। ये है राष्ट्रपति भवन से संबंधित कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इतना दिमाग मत लड़ाओ ज्यादा, फायदा ही नहीं है कोई। अब लिखो अरावली के उपनाम। अरावली के उपनाम। यह एक, अच्छा, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला या वलित पर्वतमाला है? याद रखना, यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। वेरी गुड। एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन आते होते हैं, वलित भी आता है, लेकिन कहा जाता है कई किताबों में अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला, लेकिन वलित नहीं हो सकती है। वलित पर्वतमालाएं कैसे बनती हैं, सुनो। वलित पर्वतमालाएं जो बनती है वो ऐसे बनती है, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें आपस में जब टकराएंगी तो उस कारण एक प्लेट का जो मुड़ाव है वो नीचे की ओर चल जाएगा, और एक ये जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराएंगी, एक नीचे की ओर चल जाएगी, और यहां पर जो पर्वत बनेंगे इस प्रकार से, ये वाले, ये कहलाएंगे कौन से पर्वत? वलित। ये कौन से पर्वत होंगे? वलित। अच्छा, अवशिष्ट कौन सा होता है? जैसे यहां ये मैंने लिया पठार, ये क्या है? पठार। पठार का मतलब क्या होता है ये बताओ आप मुझे। पठार में ये ढाल जो होती है ना, ये मैंने शुरू शुरू में बताई थी जब हिमालय पढ़ाया था, इनकी गति तो होती है यहाँ तीव्र, ये ढाल वाली गति तो क्या होती है? तीव्र। जबकि ऊपर की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? समतल। उसे क्या बोलते हैं? पठार। क्या कहा जाता है? पठार। उसके बाद अगर बात की जाए, पठार से कई बार क्या हो जाता है, जैसे ये कोई पठार है और इस पठार से कई बार क्या है, पर्वत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और पठार से पर्वत बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। तो पठार से क्या बनना? पर्वत बनना, क्या कहलाता है? अवशिष्ट। मेरी बात इतनी समझ में आई कि आपको? पठार से पर्वत बनना तो कहलाता है अवशिष्ट। और जब दो पर्वतमाला ऐसे, कोई मुझे आप, जैसे अब ये ठीक है, अब ये दोनों ऐसे आ रही हैं आपस में, और अब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी, जिसमें एक प्लेट जो वो नीचे की ओर चली गई, अब एक ये जो भाग ऊपर उठाना, इससे ये जो पर्वत बनेंगे इन्हें क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। अच्छा, कोई पठार है, अब वो पठार धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेगा, ऊपर से समतल भूमि थी वो नुकीली हो जाएगी, पर्वत का रूप ले लेगी, उसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला। तो याद रखना आप, अपनी जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतमाला का। एक तो उपनाम ये याद रखना। दूसरा उपनाम, ये प्राचीन काल में बनी थी, और प्राचीन काल में एक पर्वत बना था यूएसए में, अपलेशियन पर्वत। तो अरावली की जो तुलना की जाती है वो अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसीलिए हमसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अपलेशियन किसे कहते हैं, देखो, भारत का अपलेशियन पर्वत कहते हैं।
तो भारत का अपलेशियन पर्वत पूछे आपसे तो अरावली बोलना, नोट लगा के इसके नीचे लिख लेना, नोट अपलेशियन पर्वत यूएसए। इस प्रकार से आप मैप देखोगे यूएसए का, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका। फिर यहां जो यूएसए वाला हिस्सा है, ये वाला, यहां इस प्रकार से ये पर्वतमाला बनी हुई है, और इस पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? अपलेशियन। तो ये बात याद रखना, अपलेशियन पर्वतमाला जो है वो कहाँ है? यूएसए में। अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए में स्थित है। सभी साथियों लिख लिया? आगे बढ़े? ठीक है। और सर इसके उपनाम क्या हो सकते हैं? एक व्यक्ति था जिसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने यह बात बोली कि अरावली जो पर्वतमाला है ना, वो ऊंट की गर्दन के समान है। अरावली पर्वतमाला कैसी है? ऊंट की गर्दन के समान। एक तो ये उपनाम याद करना, फिर उसके बाद अबुल फजल ने कहा ऊंट की गर्दन के समान। और विष्णु पुराण का नाम सुना है क्या आपने? विष्णु पुराण में इसका जो नाम मिलता है वो अरावली नहीं मिलता। तो सर विष्णु पुराण में परिपत्र कहा है, अरावली को क्या कहा है? परिपत्र कहा है। अब मैंने आपको जो पर्वतमाला बताई थी इस प्रकार से, ये पर्वतमाला जो है उसका नाम है अरावली। कौन सी पर्वतमाला है ये? अरावली। अब सुनो भाई, अरावली मुख्य भूमि यहां से शुरू होती है और दिल्ली पे जाके क्या हो जाती है? खत्म। और शुरू कहां से हुई थी? गुजरात से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसके बाद जो हमारी अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला जो है उसकी कुल लंबाई, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर जो है वो कितने राज्यों में? तो सबसे पहले ये गुजरात में, गुजरात के बाद एक नए राज्य में प्रवेश कर जाती है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के बाद ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली पर्वतमाला 3 तो राज्यों में है। कितने राज्यों में है? वह एक केंद्र शासित प्रदेश में, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली। अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में जिसका नाम है दिल्ली। इनमें से अगर हम बात करें सर्वाधिक विस्तार कहां है अरावली का, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में। राजस्थान में अकेला 550 किलोमीटर, यानी लगभग 79 पॉइंट समथिंग, मान लेते हैं 80% की ओर, यानी पूरी 100% में से 80% तो विस्तार राजस्थान में ही हो गया। कितना? 550 किलोमीटर। कितना भाई? 550 किलोमीटर। अब इसकी बात आगे हम करें तो कुल लंबाई 692 है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 930 मीटर। औसत ऊंचाई का मतलब होता है कि यहाँ की, मतलब ज्यादातर जो ऊंचाई यहाँ की गई है वो 930 मीटर की जो पहाड़ियां वो ज्यादा मिली है। तो इसलिए इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर। आपका जो एग्जाम हुआ था, प्रश्न आया हुआ था, उसमें एक याद हो तो अरावली से दिशा के बारे में, कि अरावली की जो दिशा है वो कैसी है।
ध्यान से समझना इस चीज को। मैं कहूं ये दिशा उत्तर हुई, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम, और ये दिशा, आप सभी को ये दिशाएं दिख रही है क्या सारी? ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला की जो दिशा बन रही है वो ऐसे बन रही है। जरा आप ये बताओ, ये जो बीच की दिशा है इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका जो विस्तार है वह कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आया, प्रश्न घुमा रखा था उन्होंने। क्या दे रखा था एक ऑप्शन में? उत्तर पूर्व से दक्षिण। क्या अरावली ऐसे ही ऐसे जाती है क्या? ऐसे नहीं आती। तो ऐसे भी देख सकते हैं विस्तार। अब उसने, एग्जामिनर ने घुमा दिया दिमाग यहाँ, और क्योंकि उसमें 4-5 दिशाएं दे रखी, 3 दिशाएं दे रखी थी और एक ये दे रखी थी। कौन सी? ये वाली, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो अरावली का रियल रूप से देखा जाए तो विस्तार ऐसे है, लेकिन ऐसे भी तो है अरावली का विस्तार। अरे कोई चीज है वो ऊपर ऊपर थोड़ी जाएगी, नीचे भी आएगी। तो एग्जामिनर ने वो प्रश्न बनाना तो वो बहुत अच्छा चाहता था, लेकिन उससे गलती हुई है इस प्रश्न की। रियल रूप में देखें अरावली का विस्तार ऐसा ही है। वो सोचता है कि मैं कोई ऐसा प्रश्न बनाऊं, लेकिन उससे बना नहीं, वो बना तो देता। उसकी तो प्रश्न की लैंग्वेज सेम पड़ गई। क्या अरावली का जो राजस्थान में या जैसे विस्तार है वो कैसा है, तो वो तो बता दिया सीधा सीधा ना, लेकिन उन्होंने वो दिशा बदल दी। लेकिन जिसको पता था कि अरावली इस प्रकार बनी हुई है राजस्थान में, वो आराम से बना सकता था। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, सही हुआ आपका, ये सही है, झूठ तो नहीं बोले ना? ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये अपनी अरावली पर्वतमाला में आगे बात करें तो इस अरावली पर्वतमाला के अंदर, राजस्थान के अंदर एक बहुत ऊंचा पर्वत है। राजस्थान में एक बहुत ऊंचा पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत का जो नाम है वो है गुरु शिखर। कौन सा पर्वत है? लगभग ये पर्वत 1722 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब ये कि यह अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है अरावली में। पांच मीटर का इसके ऊपर एक मंदिर बना है, जिस कारण इस पर्वत का नाम गुरु शिखर पड़ा था। अच्छा, इसका नाम जो पड़ा गुरु शिखर नाम, वो किसके नाम पे? दत्तात्रेय जी के नाम पे। 5 मीटर का जो मंदिर बना वो इसी का है। अच्छा, मीटर में तो 1722 बता दिया। अगर ये जो ऊंचाई है वो फीट में पूछे तो 5650 फीट। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में पूछे तो 5650। गुरु शिखर जो पर्वत है वो कहां है बताओ? सिरोही एक जिला है राजस्थान का। वहां पर है ये गुरु शिखर। चलो लिख लीजिए इतना। अरावली कुल लंबाई 692, औसत ऊंचाई 930 मीटर, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली का। और अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा, फीट में 5650। इसके इसका जो नाम पड़ा गुरु शिखर वो दत्तात्रेय जी के नाम पर, और सिरोही राजस्थान के अंदर ये देखने को मिलता है, यानी माउंट आबू के अंदर। उसके बाद लिखना 1923 में अरावली का सर्वप्रथम वर्णन A.M. हेरोन ने किया। अरावली का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो कब हुआ है? 1923 में। किसने किया था? A.M. हेरोन।
तो अरावली का सर्वप्रथम वर्णन करने वाला व्यक्ति था एम हेरोन। लिख लो जल्दी। उतार लिया सभी ने? बड़े जल्दी उतारने लग गए, सीख गए फिर है। अबुल फजल ने क्या कहा था अरावली को कि ऊंट की गर्दन के समान है। विष्णु पुराण में परिपत्र का है अरावली कुल लंबाई 692। कितने राज्यों में? 3। बोलो। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। औसत ऊंचाई 930 मीटर, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। 1923 में अरावली का सर्वप्रथम वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था? ए एम हेरोन। ए एम हेरोन। अब आगे हम बात करते हैं इस अरावली पर्वतमाला की। ये कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। अच्छा सर, अरावली के कोई नुकसान भी हैं क्या? ये समझना है आपको, लिखना नहीं है। लिखो तो आपकी मर्जी है। अरावली के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? पहला नुकसान तो ये है कि देखो अरावली पर्वतमाला जो है वो पर्वतमाला है, और जो पर्वतमालाएं होती हैं उसके अंदर खनिज के भंडार बहुत देखने को मिलते हैं। खनिज के भंडार जो है वो क्या है? अधिक होते हैं। खनिज के भंडार क्या होते हैं? अधिक। अच्छा, खनिज के जब भंडार अधिक होंगे तो यहां पर लोग खनन करने भी आएंगे। खनन का मतलब है खोदने आएंगे। अच्छा, जब यहां से खोद खोद कर यहां खनिजे निकालेंगे, यहां खनिजे निकालेंगे, तो बताओ अरावली का अस्तित्व खत्म हो गया या नहीं होगा? यानी पर्वत को तोड़ेंगे तो अरावली एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगी, है ना? तो ये जो अंधाधुंध, ये जो अंधाधुंध खनन अरावली का अस्तित्व खत्म कर रहा है भाई। लोगों को सिर्फ पैसे दिखते हैं, पैसे के। अब ये नहीं पता कि आगे वाली आने वाले लोगों को जो है वो कितना नुकसान होने वाला है। हमारे राजस्थान या भारत की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि दुनिया का, पूरे संसार का सबसे प्राचीन पर्वत हमारे यहाँ है, और इसको तोड़ तोड़ के नष्ट कर रहे हैं। अपने सूरतगढ़ की थाना बात बताऊं, अब ये मरुस्थल है, यहाँ डेजर्ट है, लोग यहाँ देखने आते हैं पर्यटन। आपको तो शायद नहीं पता होगा, जयपुर से दिल्ली तक के लोग यहाँ आते हैं। मजाक की बात नहीं कह रहा मैं ये। तो सोच के देखो, अब ये लोग क्या है, यहाँ से शहरीकरण के विकास इसको खत्म करता जा रहा है। आप देखो घर देखो ऊपर तक बने हुए हैं, बने हुए नहीं बने हुए, तो ये शहरीकरण का विकास हो रहा है और ये खत्म कर देगा एक दिन। अच्छा, अभी ये खत्म हो गया तो एक जो वर्षा आती है ना राजस्थान में, ये जो मानसून आता है, मानसून बुलाने का काम कौन करता है? मरुस्थल। ये भयंकर नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा? दूसरा, अब ये जो लोग आते थे जिससे हमारे सूरतगढ़ वाले लोगों की आय बढ़ती थी, वो भी कम हो जाएगी। वो लोग आएंगे नहीं यहाँ, तो क्या खरीदेंगे यहाँ से आकर? वो कुछ नहीं। इसीलिए तो ये नुकसान होते हैं इन चीजों के, और हम इन चीजों को इतना लंबा चौड़ा करके देखते नहीं। आपस सोचा बस आप अपना काम बनता, भाड़ में जाए दुनिया और जनता। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो खनिज निकालेंगे तो भाई अंधाधुंध खनन इसको क्या करेगा? खत्म कर देगा अस्तित्व को। दूसरा, अब यहां पर दूसरी बात यह है कि अवैध खनन भी हो रहा है। एक तो था वैध खनन, यानी सरकार से अनुमति ली, लेकिन सरकार आपको अनुमति उतनी देती है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। लेकिन जब आप वो खनन अवैध रूप से करने लग जाते हो तो पर्यावरण को क्या हो जाता है? नुकसान। जैसे मान लो एक ये क्षेत्र है, सरकार ने आपको ये कहा कि आप इतने इतने क्षेत्र के अंदर आप लकड़ी भी काट सकते हो,
लकड़ी काट सकते हो, पशु को चरा सकते हो, लेकिन तुम तार कूद कूद कर यहां वाले पेड़ काटने लग जाओ, यहां पर डांगरों को बाढ़ दो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वहां पर जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी जो भी उनको नष्ट कर देंगे, फसलों को नष्ट कर देंगे, प्लस वहां पर जो पेड़ पौधे होंगे उनको नष्ट कर दोगे, जिससे पर्यावरण को हानि होगी। अब जब सरकार ने तुम्हें सीमित समय दिया है कि हाँ बस इतने इतने में करो, कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, अब तुम आगे बढ़ोगे तो नुकसान होगा। इसीलिए वनों को लेकर बहुत कानून बने हुए हैं, ठीक है। अब कानून तो इसको लेकर भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग अवैध खनन कर जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो फाइन लग ही जाता है, लेकिन लोग क्या है, अवैध खनन कर जाते हैं। अब क्या आप सोच रहे हो कि किसी भी क्षेत्र में अवैध काम नहीं होता है? कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अवैध ना हो, सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई ऐसी नहीं है जो अवैध, और पढ़ाई अब अवैध होने लगी तो बढ़िया और होगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तुम्हारी स्पेशल क्लास लगेगी, फायदा है नहीं है? अवैध क्लासों में तो फायदा है ही, सिर्फ शिक्षा के अंदर ही फायदा होता है इसमें, और है ना, तो वो चीज। तो अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अवैध खनन कैसे नुकसान पहुंचाएगा कि यहाँ पेड़ पौधे काटेंगे वो लोग, ठीक है, पेड़ पौधों में जो पक्षी हैं या उस जंगल में जहां पर ये जो भी खनन वगैरह करेंगे वहां जानवर वगैरह हैं वो भाग जाएंगे, तो जानवर यानी पर्यावरण को क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है, ये बात याद रखो। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह अरावली के समांतर होकर निकल जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार से पर्वतमाला है, अरावली। अब भाई देखो, ये दिशा हो गई उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये, अच्छा, ये जो बीच का मानसून है इसे क्या बोलेंगे अपने? दक्षिणी पश्चिम मानसून। ये दिशा दक्षिण होगी और ये तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अब वो क्या करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली को यहां टकरा देता है। अब जब ये भाग यहां से टकराएगा तो यहां तो वर्षा कर देगा, ये जो बादल है पानी के भरे हुए यहां तो वर्षा कर देंगे, लेकिन अब इस भाग में वर्षा हो रही है, बाकी भाग में वर्षा नहीं होगी। मानसून इस प्रकार से अरावली के समांतर होकर ये जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है, आगे की ओर निकल जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश वगैरह के अंदर वहां पर टकरा के वहां बारिश कर देता है, ठीक है। तो ये जो मानसून है वो कैसे निकल गया? समांतर। तो दूसरा नुकसान ये है कि अरावली के समांतर होकर निकल जाता है, जिससे राजस्थान में या भारत के जहां जहां अरावली है वहां अधिक वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? राजस्थान में। तो हम उदाहरण ले लेते हैं राजस्थान का, इसीलिए राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं हो पाती, अधिक वर्षा नहीं हो पाती। देखो, देखो राजस्थान के संदर्भ में पढ़े तो बहुत बड़ी अरावली, लेकिन इतना हम पढ़ेंगे नहीं। हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके से जो पर्सन पढ़ेगा वो इतने में से आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अरावली पर्वतमाला को एक बार रिवीजन कर रहा हूं मैं फिर, सारे देखो ध्यान से। अरावली पर्वतमाला मूलतः कहां से निकलती है? मिनिकोय से। अरावली की माता मिनिकोय, अरावली का पिता अरब सागर। अरावली का निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली मुख्य भूमि कहां से शुरू होती है? पालनपुर।
और खत्म होती है दिल्ली रायसीन की पहाड़ी, जिसपे बना हुआ राष्ट्रपति भवन। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है और भाग 5 में। पुराना नाम जो है राष्ट्रपति भवन का वो वायसराय भवन था। नक्शा एडविन लेडसियर ने तैयार किया था। लॉर्ड इरविन रहने वाले पहले व्यक्ति थे इसमें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अरावली के उपनाम है एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, भारत का अपलेशियन पर्वत कहते हैं। अपलेशियन पर्वत है कहाँ? यूएसए में। अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन के समान बताया और विष्णु पुराण के अंदर हम अरावली को क्या बोलते हैं? परिपत्र। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो 3 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान। 500 लगभग कितना प्रतिशत? 80। औसत ऊंचाई 930 मीटर, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 1923 में अरावली का सर्वप्रथम वर्णन A.M. हेरोन ने किया। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। दत्तात्रेय जी के नाम पर इसका नाम पड़ा था गुरु शिखर। अरावली के काफी नुकसान है, जिसमें जो लोग खनन कर रहे हैं वो अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं और अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अरावली के समांतर होकर जो है वो निकल जाता है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई? इस पर्वतमाला के बाद आप लिखो मालवा का पठार। 2 नंबर। अच्छा, मालवा क्यों करा रहे हो सर? ये देखो, मध्यवर्ती उच्च भूमि में हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? अब 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? मालवा का पठार। इसीलिए करवा रहा हूं, क्रम से चलेंगे बिल्कुल। कौन सा पठार है भाई? इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। ये अपना दक्षिणतम भारत। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो मालवा का जो पठार है वो यहां फैला है ऐसे। ये कौन सा पठार है इधर? मालवा का पठार। मालवा के पठार की बात की जाए तो शुरू हो जाता है गुजरात से। कुछ विस्तार इसका राजस्थान में भी है और मुख्यतः मालवा मतलब मध्य प्रदेश। मालवा मतलब मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों के अंदर मालवा के पठार का क्या देखने को मिलता है? विस्तार। अच्छा, इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। तो बताओ मालवा का जो विस्तार हुआ है वो किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से। अब एक बात याद रखना आप जरा, अब अपने ऊपर की ओर जाएंगे ना, यहां इधर इस प्रकार से एक पर्वतमाला है इधर, और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो है अरावली। इसके नीचे यहां एक पर्वतमाला इधर, इसके ऊपर एक छोटा सा पठार बना हुआ है। अब मैं आपको दोनों कहानी बता देता हूं। ये जो पठार है उस पठार का नाम है बुंदेलखंड। और ये जो पर्वतमाला है उसका नाम है विंध्याचल। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न बनता है ना वो ऐसे पूछते हैं, मालवा का पठार किन के मध्य है? तो ऊपर कौन हो गई और नीचे ये प्रश्न आया हुआ है अरावली और, अब बुंदेलखंड छोटा इसलिए नहीं पूछा, तो अरावली और विंध्याचल के मध्य एक पठार फैला है जिसका नाम क्या है?
मालवा रीजन, मालवा का रीजन, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किन के मध्य है? तो लिखो मालवा पठार अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है। देखो यहां पर मालवा, तो बताओ मालवा में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मृदा। निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है तो मालवा लावा मिट्टी पाई जाएगी। लावा यानी कौन सी मिट्टी? काली। काली को क्या बोलते हैं? लावा, या इसे बोल दो कपासी मिट्टी। ये सारे के सारे उपनाम किस मिट्टी के हैं? काली मिट्टी के। कैसे काली, कैसे कपास? अच्छा, काली मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो बो सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कपासी मिट्टी भी। क्या बोलते हैं? कपासी। इसे रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन या अवनाली का अपर्दन किस क्षेत्र में होता है? तो वो है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन जो है वो कहां होता है? मालवा के पठार में। अच्छा, मैंने कहा कि मालवा का जो पठार है वो राजस्थान में भी है। राजस्थान में एक क्षेत्र है हाड़ौती, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है मालवा के पठार का। और राजस्थान में सर्वाधिक गली अपर्दन या अवनाली का अपर्दन वाला क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है चंबल, तो अवनाली का अपर्दन वह होता है जो जल के द्वारा होता है। तो अवनाली का अपर्दन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। अब मैं भी आपको समझाता हूं ये किस प्रकार अवनाली का अपर्दन जो है वो बनाती है। हाँ ठीक है, मालवा का पठार राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मालवा मतलब एमपी, ज्यादा यहाँ है। निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में आता है। यहां पर काली मिट्टी, लावा, कपासी या रेगुर पाई जाती है। जहां कौन सी फसल बो सकते हैं? कपास। कपास यानी रुई, रुई के नरमो। भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन अवनाली का अपर्दन वाला क्षेत्र कौन सा है? ये मालवा वाला। अच्छा, अब याद रखना अपर्दन कितने प्रकार का होता है? तीन। एक तो हवा के द्वारा होता है जिसे बोलते हैं वायु अपर्दन। एक होता है पर्वतों के द्वारा, उसे पर्वत अपर्दन बोल दो। एक अपर्दन जो होता है वह होता है जल के द्वारा, और जो जल के द्वारा अपर्दन होता है उसे क्या बोलते हैं? अवनाली का या गली अपर्दन। अवनाली का या अपर्दन का मतलब क्या होता है वो समझो, बस ये लास्ट समझ लो फिर कल पढ़ेंगे। मंठा है, यहाँ होगी थारी चेहरा चेहरा बता रहा है आपका चेहरा। चेहरा बदल जाएगा, दो टॉपिक और दो लाइन, दो पेज और स्लाइड पढ़ा दी तो। यहां एक हमारे सामने शब्द आया अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कटाव होना। वह कटाव पर्वत का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है ना। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ये मरुस्थल है, ये क्या है? दोरे। ये हो गए दोरे। अब जरा देखो आप एक बात,
मैं आपको बात कहूं कि हवा जो है वो इस प्रकार चल रही है। क्या चल रही है? हवा। अब हवा जब ऐसे चलेगी तो बताओ यहां से मिट्टी के कण उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? उड़ेंगे। उड़ उड़कर उड़ उड़कर उड़ उड़ दबंग 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 उड़कर यहां आ गए, इधर की ओर आ गए, और यहां एक टाइम बाद इकट्ठे हो गए, यहां भी एक दोहरा बन जाएगा। अच्छा, ये दोहरा जो बनेगा इसे अपने क्या बोलते हैं? ये दोहरा जो बना है वो किस कारण बना है? वायु अपर्दन के कारण। तो सर्वाधिक जो अपर्दन वायु का देखने को मिलता है वो कौन से इलाकों में? क्योंकि हवा पर्वतों को नहीं उड़ा के ले जा सकती, वो मिट्टी को उड़ा सकती है, इसलिए वायु या हवा जो अपर्दन होता है वो मरुस्थल एरिया में ज्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं अवनाली का अपर्दन। अपर्दन हमें कौन सा पढ़ना है? क्योंकि हमें इससे ही मतलब है। अवनाली का अपर्दन का मतलब तो समझ गए क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान। अब ये कटाव यानी ये मिट्टी यहां पड़ी है, यहां से उड़कर यहां चली गई, तो ये क्या हो गया? इसका अपर्दन हो गया। अच्छा, मान लो ये पर्वत है और यहां से ये पर्वत टूट टूट कर इस प्रकार से घूमता हुआ यहां आया और यहां के इकट्ठे हो गए ये यहां, तो ये भी पर्वतों का अपर्दन हो गया, क्योंकि पर्वत पहले इस स्थान से था, इस स्थान को छोड़कर यहां आ गया। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है? एक तरह से ये समझ लो अपर्दन। बात समझ में? अपर्दन क्या होता है? अब इधर समझो आप। अब नाली का अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल। चंबल ही है, चंबल। चंबल नदी। अब देखो इस प्रकार से ये नदी बह रही है, चंबल। चंबल नदी शुरू में बहती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसका जब भाव कम होता है तो ये क्या करती है? यहां इस प्रकार के मार्ग बना जाती है। चंबल जो है वो यहां इस प्रकार से मार्ग जो है वो बना जाती है ऐसे। अब ये जब पानी सोखेगा तो बताओ ये मार्ग तो सूखे हो जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग बना जाती है, ये जो मिट्टी का कटाव हुआ है यहां से, ये जो कटाव हुआ है इसे क्या बोलते हैं? अपर्दन। अच्छा, जब ये अपर्दन अधिक मात्रा में हो जाए, जी हाँ, मान लो नदी बह रही है। अब आपने कई बार देखा होगा ये जैसे पानी बह रहा है तो नदी क्या करती है? कई बार यहाँ की कच्ची जमीन होती है ना, उसको काट काट कर अपने अंदर मिला लेती है, उसकी मिट्टी को तोड़ तोड़ कर मिला लेती है ना, वो टूट टूट कर पहाड़ से अंदर गिरने लग जाते हैं पानी के अंदर, है ना। तो वो क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। जब वो अपर्दन अधिक मात्रा में हो जाए, जब वह अपर्दन अधिक मात्रा में हो जाए तो वह रूप ले लेता है कौन सी भूमि का? बीहड़ भूमि का। तो याद रखना, बीहड़ भूमि जो है उसे डाकुओं की भूमि कहा जाता है। डाकुओं की भूमि। डाकुओं की भूमि किसे कहते हैं? बीहड़ भूमि। और बीहड़ भूमि ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगी वो कहां देखने को मिलेगी? राजस्थान में। कहां देखने को मिलेगी? और ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसे बोलते हैं डांग। ये डांग है, तो ये डांग है, इसको क्या बोलते हैं? डांग। और ये जो भूमि बन रही है इसे क्या बोलते हैं? बीहड़ भूमि। या इसे आप एक नाम और दे सकते हो, उत्खात भूमि। यानी उबड़ खाबड़ वाली भूमि को क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि बनाने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? बताओ, आप समझिए क्या? अपर्दन। और कौन सा अपर्दन? अवनाली का। नदियां जब ऐसे रास्तों को काट जाती है, खड्डे कर जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। जब यहाँ ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो डाकू जो लोग होते हैं ना, वो इसके अंदर छुपने का काम करते हैं। ऊपर से तो इतनी कैपेसिटी होती है कि 2 लोग आ सकते हैं एक साथ। नीचे यहाँ पर 10-12 लोग जो है वो रह सकते हैं। ये भूमि है। अगर 8वां फर्श कोई खोस कर दौड़कर इसके अंदर बढ़ गया ना, तो समझो फर्श तो गया। अब उसके फोन में तुम्हारे किसी के भी नंबर हो गए, माँ की हो ही ना, कभी भूल के भी मत चले जाना इनके अंदर, इनके पीछे भागकर। इसके अंदर आपको नीचे ले जाके बहुत पीटेंगे भाई। चलो, अब मुझे ये बताओ, आज जितना हमने पढ़ा समझ में आया आप सभी को? ठीक है, नमस्कार सभी को, जय हिंद।
मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर।